बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का ऊष्मागतिकीय यूनिट फर्स्ट के सेकंड वीडियो में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कल एक वीडियो जारी किया था, उसमें ऊष्मागतिकी के बारे में अपन ने चर्चा की थी, जिसमें ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं, ऊष्मागतिकी में कौन कौन से पदों की हम परिभाषा के बारे में, जैसे तंत्र है, परिवेश है, परिसीमा है, तंत्र के प्रकार, खुला तंत्र है, बंद तंत्र है, विलगित तंत्र है, सममांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र, उत्क्रमणीय एवं अनुक्रमणीय प्रक्रमों में क्या अंतर होता है, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम, सम एंथैल्पी प्रक्रम, रुद्धोष्ण प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, इन सभी के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। उसके पश्चात तंत्र के गुण, जैसे मात्रात्मक गुण और गहन गुण, जिसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं ऊष्मागतिकी की, उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में चर्चा करें। आप सभी जानते हैं, ऊष्मागतिकी के मूल रूप से 4 नियम है, जिसको हम ऊष्मागतिकीय नियम कहते हैं। प्रथम नियम, जिसको हम जीरोथ लॉ या ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहते हैं। दूसरा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तीसरा है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, जिसको हम एंट्रोपी नियम भी कहते हैं। और चौथा है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, जो कि एंट्रोपी की सीमा का निर्धारण करता है। इस प्रकार से 4 ऊष्मागतिकीय नियम हैं, जिनका हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकीय यूनिट फर्स्ट में हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अर्थात ऊर्जा संरक्षण के नियम का अध्ययन करेंगे। इस नियम के अनुसार ऊष्मा को न तो निर्मित किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, केवल ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा निश्चित है, इसलिए हम इसे ऊर्जा संरक्षण के नियम से जानते हैं। इस नियम का मैथमेटिक्स में कहते हैं कि माना ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार डेल्टा E बराबर Q प्लस डेल्टा W, अर्थात हम कह सकते हैं आंतरिक ऊर्जा बराबर होता है Q माइनस W, अर्थात हम कह सकते हैं DE बराबर DQ प्लस DW। हम जानते हैं W बराबर होता है, यदि तंत्र पर कार्य किया जाता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तंत्र द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, तो हम W बराबर माइनस P इंटू डेल्टा V कह सकते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की विशेषता है ब्रह्मांड की कुल ऊष्मा का मान नियत रहता है, परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि निकाय और परिवेश के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण कुल ऊष्मा का मान नियत रहता है। दूसरी इसकी विशेषता है, ऐसी कोई शाश्वत मशीन नहीं बनी जिसकी कार्य क्षमता 100% हो। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं डेल्टा E बराबर Q प्लस W, जहां W किया गया कार्य, Q किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा और डेल्टा E आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। हम यहाँ डेल्टा E या बुक्स में U से भी अपन E या U जो है, जिसको आंतरिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं, उसको सिंबल E, कैपिटल E या U से भी हम प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है, वो पदार्थ परमाणु से
मिलकर बना हुआ होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोजन से बनता है और किसी भी परमाणु के संयोजन से अणु बनता है। अणु ही एक पदार्थ है, अर्थात उस पदार्थ की एक निश्चित संबद्ध ऊर्जा होती है, एक न्यूनतम ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा जो है उस पदार्थ की प्रकृति, ताप, दाब, संगठन और कई ऐसे अनिर्धारित अनिर्धारित कारकों पर निर्भर करती है, जिसको हम प्रयोगशाला में निर्धारित नहीं कर सकते। उस संबद्ध ऊर्जा को हम आंतरिक ऊर्जा E या कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी तंत्र की कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी है उसको हम प्रयोगों द्वारा आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि वो फैक्टर, कुछ फैक्टर हमें पता है और कुछ फैक्टर जिन पर आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है वो हमें पता भी नहीं है, और प्रयोग द्वारा उन सभी कारकों का निर्धारण करना संभव नहीं है। अतः किसी तंत्र की कुल आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन, जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो जो तंत्र का जो पथ है, जो अवस्था है, अवस्था जब परिवर्तित होती है, तो जो कुल ऊर्जा परिवर्तन होता है उसको प्रयोग द्वारा हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अतः आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है, आंतरिक ऊर्जा का कुल मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी तंत्र की एक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा ज्ञात नहीं की जा सकती, दूसरी अवस्था की भी आंतरिक ऊर्जा ज्ञात नहीं कर सकते। हम डेल्टा E अर्थात E2 माइनस E1 ज्ञात कर सकते हैं। ये अवस्था फलन है, आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, अर्थात ये पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करती है, उस पथ पर निर्भर नहीं करती जिससे अवस्था परिवर्तन तंत्र करता है। अर्थात हम कहेंगे कि आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। जिस प्रकार से ताप, दाब और आदि, वॉल्यूम आदि जो अवस्था फलन है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स ऊर्जा, ये सब अवस्था फलन है, ठीक उसी प्रकार आंतरिक ऊर्जा भी एक अवस्था फलन है। हम यहाँ प्रथम नियम को हमने जाना, तो ये जो आपको पीडीएफ में डेल्टा E बराबर Q प्लस W जो समीकरण 1 है वो दिखाया गया है, और इस समीकरण को हम इस प्रकार भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। यदि इस समीकरण का हम आंशिक अवकलन करें, देखिए कार्य और ऊष्मा दो ऐसे फलन हैं जिसको हम पथ फलन कहते हैं। ऊष्मा गतिकी में ये दो फलन ही पथ फलन है। शेष जितने भी फलन हैं, चाहे हम आयतन लें, चाहे हम ताप लें, चाहे हम दाब लें, चाहे हम आंतरिक ऊर्जा लें, चाहे एंथैल्पी लें, चाहे एंट्रोपी लें, चाहे गिब्स ऊर्जा लें, ये सभी अवस्था फलन है। लेकिन याद रहे, ऊष्मा एवं कार्य पथ फलन है, तो पथ फलन का कभी भी वास्तविक अवकलन नहीं होता, लेकिन उसके सूक्ष्म रूप को दर्शाने के लिए उनसे पहले हम डी लगा देते हैं, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी कैपिटल ई अर्थात आंतरिक ऊर्जा में आंशिक परिवर्तन जो होगा वो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर होगा। आप जानते हैं कि किसी तंत्र पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और आप जानते हैं यदि हम तंत्र में गैस लेवें तो गैस पर किया गया कार्य दाब आयतन कार्य के तुल्य होगा, जिसको हम P इंटू वी के नाम से जानते हैं। चूंकि किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, इसलिए माइनस P इंटू वी के नाम से जानते हैं। यदि दाब स्थिर रहे और केवल आयतन में परिवर्तन करें, तो ये किया गया कार्य माइनस P डेल्टा V कहलाएगा। और आप जानते हैं कि यदि कोई तंत्र रुद्धोष्ण प्रक्रम में है, तो पारिपार्श्विक द्वारा
न तो ऊष्मा लेगा और न ऊष्मा देगा, अर्थात स्मॉल डी क्यू अर्थात तंत्र द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा शून्य होगी। तो हम डीई बराबर डी क्यू माइनस पी डी वी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि डीई बराबर माइनस पी डी वी, और इस समीकरण का यदि हम समाकलन कर दें V1 आयतन से V2 आयतन तक, तो ये समीकरण इस प्रकार से चेंज होगा कि समाकलन DE बराबर माइनस पी और समाकलन V1 से V2 dV, अर्थात dV का V1 से V2 के मध्य समाकलन होगा। इस प्रकार से हम प्रथम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को परिभाषित और अवकलित रूप के रूप में हम दे सकते हैं। ऊष्माधारिता आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊष्माधारिता, जिसको हम हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, ऊष्माधारिता कितने प्रकार की होती है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कोई भी पदार्थ जब होता है उसको गर्म करते हैं तो उसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अलग अलग पदार्थ को अलग अलग ऊष्मा की मात्रा चाहिए, अर्थात ये पदार्थ की प्रकृति पर ऊष्माधारिता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन टेम्परेचर कितना बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऊष्माधारिता की परिभाषा में हम ये कहेंगे कि किसी भी पदार्थ किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर जितनी ऊष्मा पदार्थ द्वारा ग्रहण की जाती है उसमें उसे ऊष्माधारिता के नाम से जानते हैं। अर्थात किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम ऊष्माधारिता कहते हैं। आप जानते हैं कि ऊष्माधारिता एक मात्रात्मक गुण है ऊष्मागतिकी का, अर्थात ये विस्तीर्ण गुण के नाम से या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम से इसे जानते हैं। तो ये ऊष्माधारिता जो है वो दो प्रकार की होती है। एक ऊष्माधारिता है स्थिर आयतन पर, जिसको हम सीमी कहते हैं, और एक होता है ऊष्माधारिता जिसको हम सीपी कहते हैं। तो ऊष्माधारिता C बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी, अर्थात किसी भी तंत्र की ऊष्माधारिता का आंशिक रूप डी क्यू अपॉन डी टी, अर्थात ताप बढ़ाने पर कितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। डी क्यू को हम इस रूप में ले सकते हैं Q2 माइनस Q1, और डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1, अर्थात C बराबर Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। स्थिर आयतन पर एंथैल्पी परिवर्तन का संबंध इसके साथ कैसे देते हैं, देखिए आप जानते हैं किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा जो है वो ताप और आयतन का फलन होती है। अर्थात आंतरिक ऊर्जा हम स्थिर हम जो ताप एवं अन्य परिस्थितियां सामान्य रहने पर ताप और आयतन से वो प्रभावित होता है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं E बराबर F ब्रैकेट में कैपिटल T कोमा V, अर्थात जो आंतरिक ऊर्जा E है वो T और V का फलन है, अर्थात T और V पर निर्भर करती है। स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ समीकरण नंबर 2 है, उसमें हम कैसे परिवर्तन करेंगे। आप समीकरण नंबर 1 को दूसरे रूप में लेंगे कि इसका यदि अवकलन करेंगे समीकरण नंबर 1 का तो ये कहलाएगा DE, जो E है वो DE में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये आंतरिक ऊर्जा T और V दोनों पर निर्भर करती है, लेकिन हम प्रायोगिक विधि द्वारा दोनों का मान एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। एक बार हम आयतन को स्थिर मानते हुए ताप के साथ में परिवर्तन देखेंगे, तो दूसरी बार हम जो है ताप को स्थिर करके आयतन के साथ परिवर्तन देखेंगे। तो आपने देखा समीकरण 2 को हम इस रूप में लिखा DE बराबर डेल E अपॉन डेल T
एट कांस्टेंट वॉल्यूम V इंटू dt, अर्थात स्थिर आयतन पर ताप के साथ परिवर्तन कैसे होगा वो आपको बताया। डेल ई का मतलब है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डेल टी का मतलब होता है ताप में परिवर्तन, और इसके आगे हम ब्रैकेट में V लगाते हैं, इसका मतलब आयतन आपका कांस्टेंट है। तो इनटू dt, ये परिवर्तन है आपका स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब दूसरा इसका फैक्टर होगा वो ताप को स्थिर करके और हमें आयतन में चेंज करने से आंतरिक ऊर्जा में कितनी चेंज होगी, कितनी वृद्धि होगी, कितनी कमी होगी, वो हम चेक करेंगे। तो उसको लिखेंगे हम डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इंटू टीवी। तो समीकरण नंबर 2 जो है वो आपका आंतरिक ऊर्जा में आंशिक परिवर्तन जो है वो प्रदर्शित करता है। और हम जानते हो कि फर्स्ट लॉ जो है वो डेल ई जो है वो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर होता है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो इस समीकरण के माध्यम से। और आप जानते हैं कि डी डब्ल्यू जो होता है माइनस पी डीवी के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं डी ई बराबर डी क्यू माइनस पीडीवी, जो समीकरण 3 है। पीडीएफ में जो साथ में आप वीडियो के साथ साथ पीडीएफ जो देख रहे हैं उसमें समीकरण 3 जो है वो डी ई किसके बराबर होता है, डी क्यू माइनस पी डीवी। और इस डी ई का मान समीकरण 2 में यदि रखेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू माइनस पी डीवी बराबर डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी टी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी डीवी। आप जानते हैं यदि इस पूरे प्रक्रम में हम डीवी का मान शून्य माने, अर्थात आयतन में परिवर्तन को शून्य मान लें, तो इसका द्वितीय पद जो है वो पूरा शून्य हो जाएगा, क्योंकि डीवी शून्य होगा तो ये पूरा पद जो है शून्य हो जाएगा, अर्थात डी क्यू जो है। और यहाँ हम ये जो मान है कि हम इस दाब को भी स्थिर मान लें, तो देखिए यहाँ आयतन को स्थिर मानने पर पी डीवी भी शून्य हो जाएगा, अर्थात डी क्यू बराबर डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी डी टी होता है। और इसी को हम कहते हैं सीवी, अर्थात डी टी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो डी क्यू अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा सीवी, अर्थात सीवी का मान है डी क्यू अपॉन डी टी, अर्थात डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी। तो आप अभी पूर्व में भी मैंने कहा था कि स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर को हम ऊष्माधारिता सीवी कहते हैं, अर्थात यदि हम इस समीकरण में लिखें डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी बराबर सीवी, तो डेल ई बराबर हो जाएगा सीवी इंटू डी टी, अर्थात सीवी इंटू डी टी। तो ये इसका आंशिक मान है। यदि हम दो निश्चित अवस्थाओं के मध्य परिवर्तन देखें तो इसको लिख सकते हैं, समीकरण को लिख सकते हैं डेल्टा ई बराबर सीवी इंटू डेल्टा टी। ये आपका आंतरिक ऊर्जा और सीवी में संबंध है। इस संबंध पर कोई न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा में संबंध जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि जो अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एंथैल्पी किसे कहते हैं, और सामान्यतः मैं जब थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ाता हूं तो ये जनरली पूछता ही हूँ बच्चों से। जब देखिए जब कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उनके शब्दों के बारे में प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा तो हम उस चैप्टर को या उस टॉपिक को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। अतः हमें ज्ञान होना चाहिए कि तंत्र किसे कहते हैं, परिवेश किसे कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं, एंथैल्पी किसे कहते हैं। तो अब मैं एंथैल्पी की आपको परिभाषा बताऊंगा।
एंथैल्पी को H द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और H बराबर होता है E प्लस PV। अर्थात किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा व उस तंत्र द्वारा किया गया दाब आयतन कार्य का योग उस तंत्र की एंथैल्पी H कहलाती है। और सूत्र के माध्यम से हम कह सकते हैं H बराबर E प्लस PV। और आप जानते हैं एंथैल्पी भी आंतरिक ऊर्जा की भांति एक अवस्था फलन है, इसलिए हम किसी भी तंत्र की जब आंतरिक ऊर्जा ज्ञात नहीं कर सकते तो उस तंत्र की वास्तविक एंथैल्पी भी ज्ञात नहीं कर सकते। हम केवल एंथैल्पी परिवर्तन प्रयोगों द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अपना एंथैल्पी का समीकरण बन जाएगा डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। आपको एक नोट के रूप में समझ लेना चाहिए कि बार बार एक शब्द आता है डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब हो एक निश्चित बड़ा अंतर, और डी शब्द पहले लग जाता है, इसका मतलब है परिवर्तन है लेकिन आंशिक परिवर्तन है, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है। तो सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाने के लिए किसी भी चर के पहले स्मॉल डी लगाया जाता है, और एक बड़ा अंतर जब एक वास्तविक अंतर होता है तो उससे पहले उस परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए हम डेल्टा शब्द लगा देते हैं। तो डी का जब समाकलन करते हैं तो डेल्टा बन जाता है, और डेल्टा का जब अवकलन करते हैं तो वो स्मॉल डी में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए समीकरण के दो रूप होते हैं, एक डी रूप और एक डेल्टा रूप। तो एच जो होगा, जिसको हम एंथैल्पी के नाम से जानते हैं, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। यहाँ जो परिवर्तन है दाब आयतन कार्य में, उसमें आयतन में परिवर्तन माना गया है। यहाँ दाब को स्थिर मानते हुए जो हमने समीकरण प्रोड्यूस की है। तो इस समीकरण एक जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको यदि हम इस समीकरण को बाईं और दाईं दोनों तरफ डेल्टा टी से विभाजित करें तो इसका बायां पक्ष जो है वो डेल्टा H अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, और उसके राइट साइड में दो पद हैं आपका। तो एक पद जो है वो हो जाएगा डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी प्लस P डेल्टा V प्लस अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। और आप जानते हैं डेल्टा H अपॉन डेल्टा टी जो है, यदि हम इसमें आयतन स्थिर मान लें, यदि इसमें आयतन को स्थिर मान लें तो यही पद बन जाएगा डेल डेल H अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट V, और दूसरा पद हो जाएगा डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट V हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इसका नेक्स्ट पद जो होगा वो भी हो जाएगा P इंटू डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। आप जानते हैं डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट V जो है वो CV कहलाता है, और डेल H अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P जो होता है वो CP कहलाता है। तो ये पद हो गया CP माइनस CV प्लस P डेल V। इस समीकरण में हम जानते हैं यदि आदर्श गैस है तो यही पद बन जाएगा आपका PV जो होता है आदर्श गैस समीकरण में PV बराबर nRT होता है, और V को हम राइट साइड में ले जाएं तो यही पद बन जाता है P बराबर nR डेल्टा T अपॉन डेल्टा V। इस P का मान समीकरण दो में यदि रखते हैं तो CP माइनस CP बराबर CV प्लस NR डेल्टा T अपॉन डेल्टा V इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे तो इसमें मान बचेगा आपका CP बराबर CV प्लस NR, और हम इसको लिख सकते हैं CP माइनस CV बराबर R। अर्थात n का मान यदि 1 मोल लें तो ये संबंध है CP व CV में। अर्थात आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि CP व CV में संबंध स्थापित कीजिए, तो आप लिख सकते हैं CP माइनस CV बराबर R। आपने देखा CP भी ऊष्माधारिता है, CV भी ऊष्माधारिता है, तो आपने देखा कि CP का मान CV से हमेशा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? R के तुल्य होता है 1 मोल के लिए। यदि N बराबर 1 मोल तो CP माइनस CV बराबर R। तो आपको
एग्जामिनेशन में या उच्च श्रेणी की एग्जाम में पूछा जाता है, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। आप जानते हैं दोनों ही ऊष्माधारिताएं हैं, लेकिन जब जब कोई पदार्थ स्थिर आयतन पर ऊष्मा ग्रहण करता है तो ऊष्मा की मात्रा अलग होगी, और स्थिर दाब पर जब कोई भी पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करता है तो ग्रहण की गई ऊष्मा की मात्रा अलग होती है। आप जानते हैं स्थिर दाब पर ग्रहण की गई ऊष्मा से आयतन में भी परिवर्तन होगा, अर्थात प्रसार होगा, आयतन का प्रसार होगा। उसमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए सीपी हमेशा सीवी से ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है, आर के तुल्य होता है, अर्थात n बराबर 1 तो r के बराबर और n बराबर n, दैट मीन्स एन आर के बराबर, तो हम लिखेंगे सीपी माइनस सीवी बराबर एन आर। आज इस वीडियो में हम इसी संबंध पर वीडियो को ऑफ करते हैं, और अगला जो है जूल थॉमसन का प्रभाव हम पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए, और साथ साथ में जो आपकी पीडीएफ है उसको साथ साथ में कर्सर द्वारा आगे पीछे करके जो मैं बोल रहा हूँ उसको संयोजित करते हुए वीडियो को देखिए, और इस ऊष्मागतिकी का अध्ययन करने की के द्वारा सीखने की कोशिश करें। धन्यवाद।